नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट इन इंडिया, मतलब भारत में कला का उद्भव एवं विकास किस तरह से हुआ। इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे जो है भारत में कला कहाँ से लेकर इसकी शुरुआत मानी गई है और आज जो हम इसका आधुनिक रूप जो हम देख पा रहे हैं वो किस तरह से जो है वो हमें मिला है, या जो है उसमें जो उसका विकास है वो किस तरह से हुआ है। तो बस इसी टॉपिक के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, और इसको हम 9 भागों में डिवाइड करेंगे और इन 9 भागों में जो है हम पूरे के पूरे आर्ट को पढ़ेंगे कि हमारे भारत में आर्ट की शुरुआत कैसी हुई, कहाँ पे सबसे पहले हुई, कैसे कैसे उसका विकास हुआ और आज जो रूप इसका हम देख रहे हैं वो किस तरह से यहाँ तक पहुँच पाया है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो उसमें हम रखेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हम सबसे पहले रखेंगे, और जिसका समय जो है प्रारंभ से लेकर, मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से भी वो इसकी शुरुआत मानी गई है, तो वहाँ से लेकर जो है 5 ईस्वी तक हम इसका समय लेंगे। और इसका जो सेकंड पॉइंट है तो उसमें है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हमने इसमें रखा है, और जिसका समय है 4000 BC से लेकर 3000 BC तक। और उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है बुद्धिस्ट आर्ट, यानी कि बौद्धकालीन कला को इसमें नंबर 3 पे रखा गया है, और जिसका समय है 50 AD से लेकर 700 AD तक। और उसके बाद नंबर 4 पे है मेडिवल आर्ट, यानी कि मध्यकालीन कला, और जिसका समय 700 AD से लेकर 1550 AD तक। और इसके बाद नंबर 5 पे हमने रखा है मुगल आर्ट, और जिसको मतलब मुगल कालीन कला, और जिसका समय है 1550 AD से लेकर 1800 तक। और उसके बाद नंबर 6 पे आता है आपका राजपूत स्टाइल, जिसको हम जो राजपूत पेंटिंग भी बोल सकते हैं, और राजपूत पेंटिंग का जो समय है वो है 17th सेंचुरी। और नंबर 7 पे है पटना स्टाइल, या इसको हम कंपनी स्टाइल भी बोल सकते हैं, और जिसका समय है 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। और नंबर 8 पे है हमारी पेंटिंग ऑफ कालीघाट की चित्रकला, और इसका समय है 19th सेंचुरी। और लास्ट में जो नंबर 9 है वो है हमारा मॉडर्न इंडियन आर्ट, यानी कि आधुनिक भारतीय कला, जिसका समय 1900 से लेकर अभी तक का माना गया है। तो इन 9 भागों में हम सबसे पहले जो है हमारे भारतीय कला को हमने जो है डिवाइड किया है। तो इसी को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, और इसके भी बहुत सारे ऐसे सब पॉइंट हैं कि इसको भी हम एक एक पॉइंट को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल की, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसका समय प्रारंभ से लेकर 5 ईस्वी तक माना गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे नगर आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान आते हैं जहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कलाएं देखने को मिली है, या अगर हम यूँ कहें कि हमारे भारत में प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्राचीन काल के आदि मानव काल के जो कला रही है वहाँ के अवशेष हमारे भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं, तो वो कुछ स्थान है। तो उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका सिहनपुर, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे जो है गेरू और रसराज से जो है जानवरों के चित्र मिले हैं, मतलब जो उसमें रंगों का यूज़ किया है मोस्टली वहाँ पे जो है जानवरों जो है पशु मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आदिकाल के जो आदि मानव होते थे तो उस समय वो जो है जो पशुओं की चित्रकारी किया करते थे, पशुओं का चित्रण किया करते थे। तो उसमें हमें जो है रसराज और गेरू रंग का जो है प्रयोग किया गया था। तो वैसे चित्र हमें देखने को मिले हैं जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम जो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है आपका पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, और यह महादेव पर्वत श्रृंखला में लगभग 50 गुफाओं में हमें यहाँ पे चित्र मिले हैं, और सभी जो है उसमें दैनिक जीवन से संबंधित है, मतलब कि जीवन की जो भी हमारी दैनिक गतिविधियाँ होती है उससे संबंधित इसमें चित्र बने हैं। और जैसे कि शहद इकट्ठा करते हुए, गाय चराते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए, शस्त्रधारी व्यक्ति, तो इस तरह से जो है दैनिक जीवन से संबंधित पेंटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है इन गुफाओं में। उसके बाद है होशंगाबाद भी जो है आपके मध्य प्रदेश में है, और जो कि पंचमढ़ी से 40 किलोमीटर दूर है, और कि नर्मदा नदी के तट पे है ये। और यहाँ पे भी जो है इंसान और जानवरों के चित्र हमें दिखने को मिले हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र की, और जो कि आपके यूपी में है, इलाहाबाद के पास है, और यहाँ से जो है हमें पशु पक्षी और शिकार आदि के चित्र मिले हैं। और यहाँ पे हमें गुफाओं में
दीवारों पे और छतों पे भी चित्र देखने को मिले हैं। नंबर 5 पे आता है आपका मणिकपुर क्षेत्र, और यह भी आपके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है, और यहाँ से हमें जो है गेरू रंग के चित्र मिले हैं। तो इस तरह से, और इनका जो विषय रहा है मानिकपुर का, तो वो है शिकार करना। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 6 पे आता है भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, और यह बहुत ही पुरानी गुफा है। यहाँ पे लगभग जो है 500 गुफाएं प्राप्त हुई है, और जो कि बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही प्राचीन मानी गई है ये गुफाएं। और यहाँ पे जो है आभूषण एवं चित्र मिले हैं, और जिसमें रंग, लाल रंग, काला रंग एवं सफ़ेद रंगों का यूज़ किया गया है, और उसमें जो मुख्य जो चित्र है वो जानवरों के ही रहे हैं। और इस तरह से नंबर 7 पे है बेलारी, जो कि दक्षिण भारत में है, और यहाँ पे, और ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक के सबसे पहले जो चित्र है वो बेलारी से हमें जो है प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे मतलब यहाँ से जो है प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत मानी गई है कि यहाँ पे सबसे पहले अवशेष मिले हैं इस पेंटिंग के। तो इस तरह से ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये आपको पता है कि आदि मानव थे, गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में ये सारी सभी चीज़ें हमें मिले हैं। गुफाओं में जो भी हमें पेंटिंग मिली है, उसी के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमें वहाँ से चित्रण मिला है कि किस तरह के, और मोस्टली उन्होंने जो है पशुओं का चित्रण किया है, क्योंकि उस समय का जो उनका जो उनकी क्रियाएं होती थी वो होता था शिकार करना। तो मोस्टली वो जो है पशुओं को शिकार करते हुए, या फिर अपने दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं जो है घटती थी, उसी का उसमें इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की। जैसा इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो है वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, 2 ऐसे प्रमुख नगर है जो कि जहाँ से हमें जो है बहुत सारे अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी में जो है बहुत सारे ऐसे जो है, वहाँ से हमें एक बहुत बड़ा जो है स्नानागार मिला है, अनागार मिला है, जहाँ पे जो है उस समय के लोग जो रहते थे, सभ्य जो लोग रहते थे, उनकी जो सभ्यता है उसके बारे में हमें वहाँ के लोग जो है पक्की मिट्टी के ईंटों से बने मकानों में रहते थे, और जो कि बिल्कुल जो है बिल्कुल सिस्टम से बनाए गए मकान थे, और बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से थे। और वहाँ से हमें इसके साथ जो है काफ़ी मूर्तियाँ मिली है, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, और पक्की मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और जिस पे जो है लाल मिट्टी में जो है काले रंग की रेखाएं मिली है। तो इस तरह से हम उन, और कुछ जो है चित्र मिले हैं, कुछ मोहरें मिली है जिस पे कुछ पेंटिंग की गई है। तो उन पेंटिंगों के थ्रू भी हम जो है उस समय की कला के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय की कला किस तरह से थी। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं बुद्धिस्ट आर्ट की, यानी कि बौद्धकालीन कला, जिसका समय जो है 50 AD से लेकर 700 AD माना जाता है। तो इंडस वैली के बाद अगर कोई परंपरा या कोई सभ्यता पनपी है तो वो बौद्धकालीन सभ्यता ही थी। तो इसमें भी जो है हम जो 3 गुफाओं को रखेंगे, जो जिसके चित्र हमें गुफाओं में मिले हैं, जो कि हमारी बौद्धकालीन कला है। बौद्धकालीन कला का मतलब है कि उस समय हमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी जो है लोग होते थे, जो उनके अनुयायी होते थे, जो कि बौद्ध धर्म का जो है प्रचार किया करते थे, वे लोग जो है बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित घटनाओं को गुफाओं में चित्रण किया करते थे। तो उसके लिए 3 गुफाएं हैं। तो सबसे पहले है आपकी अजंता गुफा, और उसके बाद है बाघ गुफा, और फिर है आपकी सिगिरिया गुफा। अजंता गुफा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 68 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे जो है इसमें कम से कम जो है, और यह जो गुफा है ये पत्थरों को काट के बनाई गई है, और ये अर्ध चंद्रमा यानी कि सेमी सर्कल के समान है। और इसकी जो ऊंचाई है, पहाड़ी की ऊंचाई जो है वो 300 फीट ऊंचाई है। और इसमें वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि इसमें 29 जो गुफाएं थी, लेकिन वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो 30 हो चुकी है। और इसमें सिर्फ वर्तमान में हमें 6 ऐसी गुफाएं हैं जो जिसमें आज भी हम जो है चित्रों को देख सकते हैं। जो अजंता की गुफा है वो हमारी भारतीय चित्रकला की जो है जननी रही है। मतलब यही जो अगर हमने जो है भारतीय कला को देखना है तो अजंता की गुफा में जाकर हम जो है भारतीय कला को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसी रेखाओं का यूज़ किया गया है, रंगों का यूज़ किया है, मतलब वो बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही अनोखा है उसमें जो चित्रण किया गया है। और इसमें सिर्फ जो 6 गुफाएं ऐसी है, और वे 6 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ये 6 गुफाएं ऐसी है जहाँ पे हमें अभी भी चित्रण हमें देखने को मिले हैं। तो जो इसकी पहली दूसरी रेखा गुफाएं हैं वो सबसे नई गुफाएं हैं, और जो इसकी 9 और 10 गुफाएं हैं वो सबसे प्राचीन है, और जो गुफा संख्या जो 17 है वो बहुत ही बड़ी है, और उसमें बहुत मात्रा में हमें चित्रण देखने को मिला है। तो इस तरह से ये है अजंता गुफा के बारे में। इसमें जो भी चित्रकार
या जो भी जिन्होंने भी जो है इसमें पेंटिंग की है वो मोस्टली दीवारों पे और छतों पे बहुत ही सुंदर ढंग से जो है पेंटिंग की गई है। और इसमें जो कलाकार थे वो कोई मतलब बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं थे, वे जो है बौद्ध अनुयायी थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए या बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटी थी उसका चित्रण उन्होंने इन गुफाओं में किया है, ताकि आने वाले समय में जो है लोगों तक जो है बौद्ध धर्म के विचार या बौद्ध धर्म के आदर्श जो है आगे लोगों तक पहुंच सके। इसके बाद हम जो है बात करते हैं बाघ गुफा की। बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में है। और इसके नाम के बारे में जो है 3 धारणाएं हैं कि इसका नाम जो है बाघ गुफा कैसे पड़ा। पहला है कि वहाँ पे एक बाघ मंदिर है और बाघिनी माता का मंदिर है। और दूसरा विचार है कि वहाँ पे एक जो है बाघ नामक जो एक जो है नदी है, बाघिनी नदी है और बाघिनी मंदिर भी है। और तीसरा जो है कि एक जो है बाघ पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसी के नाम पे जो है इनका जो है नाम पड़ा है। और इसमें जो है इसमें जो गुफा है वो 9 गुफा है, और जिसमें से अभी वर्तमान में हमें चौथी और 5वीं गुफा से में अत्यधिक चित्र देखने को मिले हैं। और इसमें मोस्टली जो है पीला, लाल, नीला और विरोधी रंगों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं सिगिरिया की। और सिगिरिया जो कि आपके श्रीलंका में स्थित है और यह एक पहाड़ी पे बनाया गया है, और जो पहाड़ी सोए हुए सिंह की भांति हमें देखने में लगती है, तो इसीलिए इसका नाम सिंहगिरी यानी कि सिंहरिया रखा गया है। और उनका बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया गया था, तो इसमें जो है यहाँ पे कुल चित्र हमें 22 चित्र मिले हैं, और जो कि नारी चित्रण मनमोहक बहुत ही सुंदर जो है नारी चित्रण पर इसमें काम किया गया है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इसके मेडिवल आर्ट यानी कि मध्यकालीन कला के बारे में, जो कि जिसका समय 700 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी तक का माना जाता है। और इसको भी हम जो है 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो उसमें है आपका अर्ली मेडिवल पीरियड यानी कि पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद है आपका लेट मेडिवल पीरियड यानी कि उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं पूरे मध्यकाल में जो है सतनवासल गुफाएं हैं, बादामी गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं हैं, एलिफेंटा गुफाएं हैं। तो इस तरह की जो है इसमें 4 ऐसी गुफाएं हैं जिनको अर्ली मेडिवल पीरियड में रखा गया है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं सितनवासल गुफा के बारे में। सितनवासल गुफा जो कि मद्रास यानी कि चेन्नई के निकट पुदुकोटा नामक स्थान पे है, और यहाँ पे जो है जैन धर्म के जो है चित्र हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद हम जो बात करते हैं बादामी गुफा की। बादामी गुफा जो कि मुंबई के निकट है, मुंबई के निकट ऐहोल नामक स्थान पर है। और कुछ का मानना है कि यह जो है वो कर्नाटक के साथ है, तो मतलब कि इस पे भी अभी भी जो है विवाद माना गया है। कई इसको मुंबई के नज़दीक मानते हैं, कोई इसको कर्नाटक के नज़दीक मानते हैं। और इसको जो है 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा इस गुफा को बनाया गया था। और इसमें जो गुफाएं बनी है वो संख्या में 4 है, और जो कि बहुत ही सुंदर है। और ऐसा माना जाता है कि बादामी गुफा में सबसे पहले जो है हिंदू धर्म के चित्र हमें देखने को मिले हैं, और जिसमें शिव और पार्वती का विवाह हमें इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोरा गुफा की। एलोरा गुफा जो कि अजंता से 50 मील दूर एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इसमें जो है गुफा की संख्या 34 है, यानी कि 34 गुफाएं इसमें हैं। और इसके साथ साथ जो है इसमें 1 से लेकर 12 गुफा संख्या तक बौद्ध धर्म के मंदिर बने हैं, और उसके बाद संख्या 13 से लेकर 29 तक जो है ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म के मंदिर हमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद 30 से लेकर 34 तक इसमें जो है जैन धर्म के मंदिर हमें देखने को मिले। और ये देखने में बहुत ही सुंदर मंदिर है, क्योंकि ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है, और जो कि बहुत ही सुंदर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एलोरा गुफा। और उसके बाद है एलिफेंटा गुफा। और ये एलिफेंटा गुफा मुंबई के निकट स्थित है। और मुंबई के निकट क्या हुआ कि सबसे पहले जब जो है इसके पीछे जो है इसके नामकरण के पीछे एक जो कहानी है कि जब पुर्तगाली हमारे भारत आ रहे थे, समुद्र के रास्ते थे, तो जब वो यहाँ पे आए, तो जब वो मुंबई के नज़दीक पहुँचने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पे इस जो है एक छोटे से टापू को देखा। जो ये एलिफेंट गुफा है, तो ये एक जो टापू पे है और एक पत्थर की शेप में है, और इस पत्थर पे जो एक बहुत बड़े हाथी को बनाया गया है, मतलब एक एलिफेंट को बनाया गया है, जिसे वर्तमान में वहाँ से हटाकर विक्टोरिया संग्रहालय मुंबई में कर दिया गया है, जिसको आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं।
और जब वो लोग जो समुद्र के रास्ते से, पुर्तगाली जब समुद्र के रास्ते से मुंबई में एंटर कर रहे थे, तो उन्होंने जब उस गुफा को देखा, उस हाथी को देखा, तो उन्होंने उसका नाम एलिफेंटा रख दिया और उसी के नाम पे जो है इस गुफा का नाम एलिफेंटा पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है इसके जो है शुरू में हम बोलेंगे कि एक बहुत बड़ी एलिफेंट की गुफा हमें देखने को मिलती है। और इसमें जो है एक त्रिदेव की मूर्ति है जो कि बहुत ही सुंदर है और वो कि पत्थर की बनी है। मोस्टली यहाँ पे जो है हमें मूर्तियाँ मिली है, उसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा भगवान की मूर्तियों का एक ही रूप है जो कि विश्वविख्यात है। तो इस तरह से ये जो है 4 गुफाएं जो है इसको हम पूर्व मध्यकाल में रखते हैं। उसके बाद हम जो है बात करते हैं उत्तर मध्यकाल में, और जिसमें हम रखते हैं पाल शैली और जैन शैली। और जैन शैली को हम जो है अभ्रंश शैली भी कहते हैं। पाल शैली जो कि बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। पाल जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और इनके जो चित्र थे वो बौद्ध धर्म जो इनका जो पहला जो ग्रंथ माना गया है प्रज्ञा परिमिता, उसमें उन्होंने जो है चित्रण कार्य किया था। और ये जो पाल शैली में ही जो पुस्तकें बननी स्टार्ट हुई और इसमें सबसे पहले जो है ताड़ पत्रों पर जो है लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि ताड़ पत्रों पे जो है लिखना, जो किताबों को लिखना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे जो है मोस्टली बौद्ध धर्म की जातक कथाओं और देवी देवताओं के चित्र इस बुक में या उस ग्रंथ में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो रंग जो यूज़ किए गए हैं वो सीमित रंग है, यानी कि बहुत जो है कम रंगों का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शैली को या जो है बौद्ध धर्म को इसमें प्रचार किया गया है। और यहाँ पे भित्ति चित्र उपलब्ध भी है, यहाँ पे भित्ति चित्र भी हमें देखने को मिले हैं। भित्ति का मतलब है कि जो चित्र जो है दीवारों पे बनाए गए, भीत पे बनाए गए, तो उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये पाल शैली में हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पे हम जो बात करते हैं जैन शैली या अभ्रंश शैली। अब इसका नाम अभ्रंश क्यों पड़ा? सबसे पहले है कि जैन शैली को इसे जो है कई नाम दिया गया। कोई इसे जैन शैली कहता है, कोई इसे गुजरात शैली कहता है और कोई इसे पश्चिम भारतीय शैली कहता है। तो इसी तरह से जब इसे जो है कई नामों से पुकारा जाता है, तो इस तरह से क्योंकि जो इसमें जो भी जो पेंटिंग की गई है वो विकृत रूप से, मतलब कि जो खिचड़ी की तरह है। तो खिचड़ी मतलब कि वो एक प्रकार से जो है अभ्रंश हो चुकी है, तो इसीलिए इस नाम को अभ्रंश शैली या अभ्रंश स्टाइल भी कहा जाता है। और यहाँ पे भी जो है इसमें और इस शैली के जो चित्र है वो बसंत विलास, गोपाल, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तमी, रति रहस्य आदि चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। चित्रों में जो है बहुत ही अलंकारिता है, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से उनको बनाया गया है, लेकिन फिर भी उसमें एक रूपता नहीं है क्योंकि वो अभ्रंश है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है शैलियाँ या बहुत सारे जो है स्टाइल इसमें हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम जो है बात करते हैं मुगल नंबर 5 की, यानी कि मुगल आर्ट की। मुगल कालीन कला, जिसका समय 1550 से लेकर 1800 ईस्वी तक माना जाता है। मुगल काल की कला, और इसको हम जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम जो है रखते हैं इसको ईरानी स्टाइल को, मतलब ईरानी शैली को। और ईरानी शैली वह है कि जब मुगल जो भारत आए थे तो वो अपने साथ वो अपने स्टाइल लेके आए थे। अब आपको पता है कि जब जो लोग या जो कहीं जाते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ स्टाइल या कुछ ना कुछ जो है हमारे साथ जाती है, जो हमारे जो रहन सहन की जो परंपरा होती है वो हमारे साथ जाती है। तो जब मुगल भारत आए थे तो वो अपने साथ जो है वो ईरानी स्टाइल लेके आए थे। तो वो वहाँ की जो है साज सज्जा, वहाँ की जो कलम या जो वहाँ की जो एक परंपरा रही है पेंटिंग करने की, तो वो अपने साथ लेके आए थे। तो वहाँ की जो हमारा जो ईरानी स्टाइल था उसमें चित्रों पे जो है वो रेखा चित्रण जो है वो अधिक होता था, मतलब उसमें प्राकृतिक चित्रण अधिक होता था और उसमें मानव को जो है उसमें यूज़ नहीं किया जाता, मतलब कि मानव चित्रण का उसमें विरोध होता था। तो कोई भी इंसान जो है वो ईरानी शैली में कोई भी इंसान मानव पे चित्रण नहीं कर सकता था, तो उस चीज़ का उसका विरोध होता था। तो मोस्टली उसमें फूल पत्तियों पे या प्रकृति पे, पेड़ों आदियों पे ही चित्र हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं अकबर शैली। अकबर शैली जो कि कला प्रिय राजा थे। अकबर के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अकबर बहुत ही कला प्रेमी थे। इन्होंने बहुत सारी जो है चित्रशालाएँ, मतलब जहाँ पे पेंटिंग की शिक्षा जो है लोगों को दी जाती थी, तो वो उन्होंने बनाई थी। और इसके लिए उन्होंने सियालकोटी पंजाब में जो है कागज़ का कारखाना खुलवाया था। क्यों? ताकि वहाँ से कागज़ लेके जो है वो उस पर पेंटिंग किया कर सके। और उस समय के जो लोग थे, मतलब कि उस समय जो अकबर के समय में क्या होता था कि उन्होंने अपने दरबार में एक स्थान, यानी कि एक जो पद ही ऐसा रखा था एक जो आर्टिस्ट का कि वो जो है
उन्होंने जो है पेंटिंग करनी ही करनी है, मतलब एक उनकी पद रखा था कि वहाँ। और उस समय की जो भी कलाकार होते थे तो वो समय समय पे क्या है कि वो अपने काम के अकॉर्डिंग जो है उनका वेतन भी बढ़ा दिया करते थे। और इसके अलावा उन्होंने आगरा में जो है एक कार्यशाला यानी कि जो हम बोलेंगे जहाँ पे चित्रशाला, मतलब एक बहुत बड़ी जो है आर्ट गैलरी जहाँ पे जो है कला की शिक्षा लोगों को दी जाती थी, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कार्यशाला रखी थी जहाँ पे लोग आके जो है पेंटिंग किया करते थे। और मोस्टली उसमें जो लोग होते थे वह हिंदू लोग जो है वो ज़्यादा होते थे और मुस्लिम लोग जो है वो कम होते थे। तो इस तरह से जो उस समय की जो पेंटिंग होती थी उसमें जो है हाशिए बहुत ही अलंकृत होते थे, यानी कि सबसे पहले जो हाशिया मतलब कि जो हमारा बॉर्डर होता था उसका प्रचलन जो है वो हमें अकबर काल से ही देखने को मिला है। और व्यक्ति चित्रण का भी अधिक हमें प्रयोग मिला है अकबर शैली में, और दरबारी अंकन भी हुआ है। और इसमें हिंदू एवं मुस्लिम ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथों का भी चित्रण इस शैली में हमें देखने को मिला है। और इसमें रंग पारदर्शिता मतलब कि रंग को आर पार दिखाया गया है, मतलब पतले रंगों का, पारदर्शी रंगों का यूज़ किया गया है और काफ़ी चमकीले रंगों का यूज़ किया गया है। और वेशभूषा जो है वो राजस्थानी है, राजपूती है, मतलब कि राजपूत की इसमें वेशभूषा हमें देखने को मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय के जो जो कलाकार थे वो राजपूत से संबंधित भी थे, तो कुछ उनका स्टाइल जो है वो राजपूत था और कुछ उनका स्टाइल जो है वो ईरानी शैली का था। तो वो मिक्स होके जो है उसमें कहीं कहीं जो हमें राजपूत शैली की भारतीय चित्रकला का भी हमें इसमें देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जहांगीरकालीन कला। तो इस समय क्या है कि जहांगीरकालीन कला इनके समय की कला को स्वर्ण युग जो है माना गया है, क्योंकि जहांगीर जो थे वो अपने समय के एक बहुत ही अच्छे जो है कलाकार रहे हैं। और ये जो है कला में इतने निपुण थे कि अगर कोई जो है उनके दरबार में कोई अगर एक पेंटिंग जो है वो अगर 2-3 कलाकार मिलके बनाते थे तो जहांगीर जो है उनको पहचान लेता था कि कौन सी चीज़ जो है वो किस कलाकार ने बनाई है। और जहांगीर काल में प्रकृति शिव बहुत अधिक हुआ है और जिसमें जो है छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया था और इसमें पशु पक्षी आदि का भी प्रयोग किया गया था और इसमें सोने व चांदी रंगों का प्रयोग किया गया था। और व्यक्ति चित्रण जो है वो इस काल में भी हमें देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहाँ काल की। तो शाहजहाँ कालीन शैली जो रही है, आप सभी को पता है कि शाहजहाँ के समय शाहजहाँ जो राजा हुए थे उन्हें जो है ताजमहल के नाम से याद जो है ताजमहल का निर्माण जो कि दिल्ली में है, तो उसका निर्माण जो है शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। तो शाहजहाँ जो थे इनको पेंटिंग से उतना लगाव नहीं था, तो ये लोग जो है तो शाहजहाँ क्या करते थे कि शाहजहाँ को जो है स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर का मतलब कि भवन निर्माण संबंधी जो है वो शैली में बहुत अच्छा मानते थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो है भवनों का निर्माण किया था, जैसे कि मोती मस्जिद हो गया, जामा मस्जिद हो गया, आगरा का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। तो उन्होंने मोस्टली जो है वो भवनों पे जो है ध्यान दिया है, भवन के निर्माण में ध्यान दिया है। तो उसमें जो है उन्होंने अपनी शैली है उसमें उस चीज़ का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे कि छज्जो, ब्राह्मदो, फर्श पर महीन जो है कारीगरी की है, आभूषण पर पिचीकारी अद्वितीय है। तो इस तरह से जो है शाहजहाँ के समय जो है स्थापत्य कला का यानी कि भवन निर्माण कला का बहुत हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजपूत स्टाइल की। और राजपूत स्टाइल को जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है राजस्थानी पेंटिंग और दूसरा है पहाड़ी पेंटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहले यानी कि राजस्थानी पेंटिंग में। राजस्थानी पेंटिंग में इसमें जो है इसमें 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले है आपका मेवाड़ स्टाइल, हड़ौती स्टाइल, कोटा स्टाइल, किशनगढ़ी स्टाइल, जयपुर स्टाइल, बीकानेरी स्टाइल या जोधपुर स्टाइल। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो हमारी राजपूत जो पेंटिंग रही है वो राजस्थान की पेंटिंग रही है। राजस्थानी के जो है रजवाड़े जो लोग होते थे वो उस समय के कलाकृतियाँ किया करते थे, मतलब कि वो मोस्टली जो है राज दरबार की उसमें पेंटिंग हमें देखने को मिली है। और जो शैली उस समय क्या होता था कि जो शैली जहाँ पे पनपी, या शैली का मतलब होता है कि उनका अपना स्टाइल, और जैसे कि जो शैली जिस जगह पे पनपी उसी का नाम जो है वो हमें देखने को मिला है, उसी का नाम उसी हिसाब से पड़ गया। जैसे कि आपको पता है कि मेवाड़ एक जगह है, तो मेवाड़ की जो जगह रही है वो मेवाड़ स्टाइल से पनपी है। मेवाड़ जो शैली रही है वह राजा भीमसेन के समय में और जगत सिंह के समय में जो है मेवाड़ शैली बहुत अधिक पनपी थी। और उस समय जो है अनेक हवेलियाँ, महल, मंदिर आदि के चित्र हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं। और ये जो लोग थे उसमें वैष्णव धर्म को भी, ये जो चित्र है उसमें वैष्णव धर्म
से संबंधित चित्र हमें देखने को मिले हैं। और इसमें गीत गोविंद, भगवत पुराण, रसिक प्रिया, कृष्ण भक्त और रामायण आदि के चित्रों में भी हमें इन सब के चित्र हमें देखने को मिले। मतलब ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में भी जो है मेवाड़ शैली के से संबंधित चित्र बने हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ये ग्रंथ होते थे, जो ये आपकी जो पाल शैली से लेकर पाल शैली, जैन शैली और यह जो राजपूत स्थानीय जो आपकी जो राजपूत शैली जो होगी, इसमें जितने भी जो ग्रंथों का निर्माण हो गया था या जितने भी उस समय के जो ग्रंथ थे, उसमें जो है बीच बीच में जो छोटी छोटी पेंटिंग बनाया करते थे, जो कि इसी शैली पे, इसी स्टाइल पे जो है हुआ करती थी। तो इन्हीं सभी पे जो है उस समय के पेंटिंग बना करते थे। और इसमें मोस्टली जो है वो जीवन संबंधी यानी कि घरेलू चित्र इसमें देखने को मिले हैं। और इसमें बहुत ही चमकदार मतलब ब्राइट कलर का इसमें योग किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हड़ौती शैली। हड़ौती शैली जिसको हम जो बूंदी शैली भी कहते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें जो रेखाएं हैं वो बहुत ही कोमल इसमें दिखाई गई है। और उसमें गति है, मतलब कि मोशन उसमें दिखाया गया है, जिसको हम बोलते हैं रिदम इसमें दिखाई गई है। और उसके बाद उसमें भाव है, एक्सप्रेशन हमें जो है वो देखने को मिली है रेखाओं में। स्त्रियों का शरीर बहुत ही उसमें पतला दिखाया गया है। कहने का मतलब कि इसमें जो स्त्रियाँ दिखाई गई है वो बहुत ही दुर्लभ यानी कि बहुत ही दुबला पतला उनका स्थित जो है दिखाया गया है। और जो पुरुषों को दिखाया गया है वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट दिखाया गया है। तो इस तरह से आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि उस समय की जो लोग थे, उस स्त्रियों को किस तरह से बहुत ही जो है वो दुर्लभ यानी कि बहुत ही दुबला पतला यानी कि जो बहुत ही कमज़ोर समझते थे और पुरुषों को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते थे। इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से जो है उन्हें पेंटिंग में भी उसी हिसाब से उन्होंने दिखाया गया है। और इसमें जो पशु पक्षी का चित्रण हमें बहुत अधिक देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कोटा शैली की। कोटा शैली जो कि उम्मेद सिंह के समय में है। और उम्मेद सिंह जो कि जंगलों तथा शिकारों के चित्र हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक जो है शिकार किया करते थे। तो उस समय के चित्र जो है यानी कि शिकार करते हुए या जंगलों के चित्र भी हमें इस कोटा शैली में अधिक मिले हैं। मोस्टली मतलब कि शिकार करते हुए चित्र हमें इसमें दिखे या इस स्टाइल में हमें मिले हैं। और इसके अलावा भगवत पुराण, रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया आदि के चित्र भी हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि इसमें जो इंसान है उसको बहुत ही जो है भारी दाढ़ी, मतलब उसकी बहुत ही घनी दाढ़ी दिखाई गई है। और जो है उसका माथा काफ़ी जो है चौड़ा है। और जो स्त्रियां हैं वो गोल मुख वाली है। और उसकी जो है लंबी लंबी भौवें हैं, लंबी लंबी मतलब आईब्रो जो है वो काफ़ी लंबी लंबी दिखाई गई है। और उसमें प्राकृतिक चित्रों का भी इसमें जो है चित्रण किया गया है, जिसमें जो है पेड़ों पर मोर, तोते आदि को दिखाया गया है। और उसमें जो रंगों का यूज़ किया है वह शीतल यानी कि जो ठंडे और गर्म, यानी कि जैसे कि रेड हो गया आपका और ठंडे के लिए ब्लू कलर हो गया, तो ऐसे रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है आपके कोटा शैली में। मोस्टली इस पे जो है एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोटा शैली पे जो है किस तरह के चित्रण हुए हैं, तो वो शिकार संबंधी चित्रण हमें देखने को मिले। उसके बाद हम जो बात करते हैं किशनगढ़ शैली की, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे भी जो है हमें शिकार संबंधी और जो है दरबार संबंधी चित्र हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और राधा के चित्र इसमें बहुत अधिक हमें बने हैं या बहुत अधिक इसमें हमें देखने को मिले हैं। और उसके अलावा गोविंद, भगवत पुराण और बिहारी चंद्रिका पर भी जो आदि जो ग्रंथ है उसमें भी इन चित्रों का यूज़ किया गया है। और इसमें जो है राधा और कृष्ण पे चित्र हमें मिले हैं। तो मतलब किशन मतलब जैसे कि नाम से पता है कि किशन, और किशन जो है भगवान श्री कृष्ण को भी बोलते हैं। तो राधा और कृष्ण के चित्र सबसे अधिक जो है वो किशनगढ़ शैली में ही हमें देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो जयपुर शैली की। जयपुर शैली जैसे कि जो कि जयपुर में स्थित है। और ये भगवान दास के समय की बहुत ही अच्छी या जो है उस समय की जो ये शैली है, उस समय ये स्टाइल पनपा था। और जिसमें राजा जयसिंह और महाराणा प्रताप की चित्रों को इसमें प्रमुखता से इसमें लिया गया है या इन दो राजाओं के चित्रण हमें इसमें बहुत अधिक इसमें मिले हैं। और इसमें जो है लोक जीवन, बारामासा, कृष्ण लीला, गीत गोविंद आदि पर अधिक चित्र किया गया है। उसमें महलों, मंदिरों, भित्तियों पर भी चित्रण किए गए हैं। और उसमें सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। और चित्रण कैसे है कि प्रतीकात्मक है, मतलब कि उनको सिंबल के रूप में इसमें चित्रण किया गया है। पुरुषों को तलवार लिए हुए और उनकी मूछें जो है वो काफ़ी बड़ी है और जो उनकी जो है दाढ़ी नहीं है। और स्त्रियों को स्वस्थ और मध्यम यानी कि छोटे यानी कि माध्यम यानी कि मीडियम कद का जो है बनाया गया है। पशु पक्षी चित्रण भी हमें देखने को मिला है हमारे जयपुर शैली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर स्टाइल की। और बीकानेर स्टाइल में क्या है कि राजा राय सिंह ने मेघदूत पर आधारित चित्र
बनवाए तथा राजा रतन सिंह ने भवन निर्माण की रुचि ली। और इस समय भी जो है हमें कृष्ण लीला पे अधिक चित्र हमें देखने को मिले हैं। और इसके अलावा रागमाला, बारामासा, रसिक प्रिया, भगत पुराण आदि धार्मिक चित्रों में हमें इनके चित्र देखने को मिले हैं। रंग जो है बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट रंगों का इसमें यूज़ किया गया है, जो कि मतलब आंखों को चुभते नहीं है, मतलब जिसमें कोमलता का आभास होता है, तो उनको हम कोमल कलर कहते हैं। तो इसका हमें बीकानेर शैली में हमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं जोधपुर शैली की। जोधपुर शैली जो कि मारवाड़ी शैली का जो है का प्रमुख केंद्र रहा है और राजा मान सिंह के समय में यह शैली परिपक्व को प्राप्त हुई है। चित्रों में रामायण, शिवपुराण, दुर्गा चरित आदि ग्रंथों पर आधारित है। मतलब कि उस समय जो मोस्टली जितने भी ग्रंथ बने हैं उस समय उन ग्रंथों में जो पेंटिंग की जाती थी वो इसी स्टाइल को लेके की जाती थी, मतलब उसमें ग्रंथों पे ही पेंटिंग किया करते थे। और इसमें काफ़ी चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, बहुत ही चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और भवनों में जो है सफ़ेद रंगों को दिखाया गया है, मतलब कि सफ़ेद रंग से जो है भवनों को बनाया गया है। मोर का चित्रण किया गया है और प्राकृतिक में काले बादल और बिजली और सोने की आभा लिए हुए इस जो है पर्यावरण को दिखाया गया है। तो ये थे राजपूत स्टाइल में राजस्थानी पेंटिंग के बारे में हमने इसके पढ़ा, इसके जो 7 पॉइंट को पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ी पेंटिंग के बारे में, पहाड़ी शैली के बारे में। तो इसमें जो पॉइंट है वो थोड़े से हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसमें बात करते हैं बसौली शैली, यानी कि बसौली चित्रकला के बारे में, जो कि जम्मू राज्य के नज़दीक में है और जो सबसे पुरानी शैली है बसौली शैली। तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो है रस मंजरी, गीत गोविंद, कृष्ण लीला पर आधारित जो है चित्र हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पे भी प्रतीकात्मक, यानी कि इसमें सिंबल जो है चित्रों में दिखाया गया है, यानी कि प्रतीक को दिखाया गया है, उसी के माध्यम से पेंटिंग इसमें की गई है। और जो स्त्रियां हैं वो सुनहरी किनारे की धोती पहने, पुरुष चादर ओढ़े हुए दिखाए गए हैं। और जो कि इसमें श्रृंगारिता, मतलब कि अलंकरण इसमें दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से जो है जो बसौली शैली में चित्रण किया गया है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली जो कि पहाड़ी राज्य कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पे जो मोस्टली जो कलाकार रहे हैं वो पाश्चात्य कलाओं का मिश्रण प्रभाव हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और यहाँ की जो रेखाएं हैं वो बहुत ही बारीक एवं संवेदनशील है। रंगों को इंद्रधनुषी छटा, मतलब कि बहुत सारे रंगों का इसमें यूज़ किया गया है। और यहाँ पे जो है प्राकृतिक का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से हुआ है, क्योंकि जो हमारी कांगड़ा शैली है वो हिमाचल में है, आप सभी को पता है। और यहाँ का जैसा कि जो है एनवायरनमेंट है हरा भरा है, तो वैसे ही जो है इसका चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा चित्रकला की। चंबा चित्रकला में सांस्कृतिक थाती अत्यधिक प्राचीन है, मतलब इसमें प्राचीनता को लिए हुए है हमारी चंबा चित्रकला। और इसमें जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर का शिल्प जो है जो कि उत्तर गुप्त काल शैली का बना हुआ है। और उसमें जो है काष्ठ कला का भी चित्रण हमें देखने को मिला है। और इसके अलावा इसमें बहुत जो है रंग जो है वो बहुत ही ठंडे रंगों का प्रयोग किया गया था और मानव आकृति लंबी और स्वस्थ बनाई गई है। यहाँ पे भवनों के चित्र भी त्रिआयामी, यानी कि 3 डायमेंशनल के रूप में दिखाया गया है, मतलब कि जो भवन है उनको अच्छे से जो है दिखाया गया है। तो ये है चंबा शैली के बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं गुलेर शैली। तो गुलेर शैली जो है कांगड़ा की ही एक शाखा है, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही विकसित जो शाखा है। और इसमें जो है रामायण, महाभारत और दरबार संबंधी चित्र अधिक हमें देखने को मिले हैं। व्यक्ति चित्र भी इसमें हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू चित्रकला की। और यह भी जो है बसौली शैली के बाद जो है कांगड़ा शैली का असर जो है वो कुल्लू शैली पे अधिक हुआ है। और इसके जो चित्र है, इसको जो विषय रहे हैं वो धार्मिकता को लिए हुए हैं और इसमें दरबार संबंधी चित्र भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी की चित्रकला के बारे में। तो यह कुल्लू के समीप है और यहाँ पे बसौली शैली के चित्र भी हमें देखने को मिले, कि बसौली और कुल्लू की शैली का मिक्सर रूप है आपकी मंडी शैली। और यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें जो है आकृति को बहुत ही छोटा छोटा दिखाया गया है, मतलब कि छोटी और मोटी मोटी आकृति को दिखाया गया है आपकी मंडी शैली में। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं टिहरी गढ़वाली शैली। और इस पर
जो ये टीठी घर वाली शैली है, इस पर कांगड़ा शैली का प्रभाव हमें देखने को मिला है। इसके चित्र में नायिका भेद चित्रण, धार्मिक चित्रण, राधा कृष्ण के चित्र, व्यक्ति चित्र भी हमें देखने को मिले हैं और घरेलू दृश्यों के चित्र भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे विशेष बात यह है कि जो इसमें स्त्रियां दिखाई गई है उसके माथे पर तिलक और छाया एवं प्रकाश का प्रयोग उसमें किया गया, मतलब लाइट और जो है डार्क शेडो का इसमें प्रयोग हमें देखने को मिला है। तो ये थी हमारी पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली, मतलब हमारी राजपूत स्टाइल। और नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे पटना स्टाइल की। पटना स्टाइल जैसा कि जो कि 18वीं शताब्दी में जब जो है मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी शैली जब समाप्त हो चुकी थी, उसके बाद जब अंग्रेज आए थे हमारे भारत देश में व्यापार करने की दृष्टि से, तो उन्होंने ये स्टाइल जो है वो आके पटना में आके बसे थे, क्योंकि पटना उस समय जो है वो काफ़ी जो है डेवलप था। तो वो यहाँ पे आके जब उन्होंने अपनी जो है अपनी कंपनियाँ स्थापित की, तो इसी के बिहाफ पे जो यहाँ पे जो स्टाइल पनपा, या इसको हम जो कंपनी शैली भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के लोग आके जो उन्होंने जो अपने यहाँ पे जो पेंटिंग का काम जो शुरू किया, तो उसी कंपनी शैली भी तभी ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाथी के दांतों पे भी जो है चित्रकारी हमें देखने को मिली है, और रंग जो है वो काफ़ी सीमित हुआ करते थे। और इसमें जो इसके विषय रहे हैं, तो वो जो है सामान्य जनजीवन पर इसके विषय रहे हैं। और इसकी जो है वेशभूषा भारतीय थी, लेकिन जो इसका जो टेक्निक थी, जो इसका जो पेंटिंग को करने का जो तरीका था, वो पाश्चात्य था, मतलब वो वेस्टर्न स्टाइल था। क्योंकि जब जो अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपना ही स्टाइल जो है वो यहाँ पे छोड़ा था, यानी कि अपने स्टाइल में काम करने को कहा गया था यहाँ भारतीयों को। तो इस तरह से ये, और इसके जो विशेष जो कलाकार रहे हैं वो है राजा रवि वर्मा, जो कि केरला से थे। तो उन्होंने भी क्या है कि उन्होंने जो स्टाइल अपनाया था वो उनका वेस्टर्न स्टाइल था, पाश्चात्य स्टाइल था, और उनके जो विषय रहे थे वो उन्होंने भारतीय देवी देवताओं पे जो है उन्होंने चित्रण कार्य किया था। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है पेंटिंग ऑफ कालीघाट, मतलब कालीघाट की चित्रकला। तो यहाँ पे जो है ये कालीघाट आपके वेस्ट बंगाल कलकत्ता में स्थित है, और यहाँ पे काली माता की जो है एक मंदिर के सामने जो लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है काली माता की पेंटिंग को जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया था। क्योंकि वहाँ पे नवमी के दिन या जो है नवरात्रि के दिन जो है माता की जो है बहुत पूजा होती थी, और दूर दूर से जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए वहाँ आते थे। तो वहाँ पे छोटे समुदाय के लोगों ने जो है माता की पेंटिंग को बेचकर जो है अपना वो जो है अर्निंग किया करते थे, मतलब वो अपनी आजीविका चला लिया करते थे। तो इसी के हिसाब से जो है कालीघाट की पेंटिंग बहुत ही फेमस हुई, और यहाँ पे जो है काले और लाल रंग का अधिक प्रयोग हमें इन पेंटिंगों में देखने को मिला है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला, यानी कि मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न इंडियन आर्ट, जिसका समय जो है 1900 से लेकर अभी तक का माना गया है। और इसको भी हम जो है 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो भाग है वो है हमारा रेनेसां, मतलब पुनर्जागरण काल, और दूसरा जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट आर्ट, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कला। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहले हम जो बात करते हैं पुनर्जागरण काल, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आ गए थे, तो उन्होंने जो है अपने स्टाइल को यहाँ भारतीयों पे थोप दिया था, मतलब कि भारतीय लोगों को वो अपने स्टाइल में काम करने के लिए वो बोला करते थे। तो यहाँ के जो कुछ कलाकार ऐसे थे जो कि भारतीय चित्रकला को आगे लाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने जो है एक थोड़ा सा जो बदलाव किया, मतलब कि भारतीय कला जो कि हमारी जो गुफाओं में थी, जो कि जो है अजंता गुफाओं में थी, एलोरा गुफाओं में थी, तो वहाँ की जो शैली थी उसको अपनाने के लिए या उसको विकसित करने के लिए उन्होंने एक अलग से ही जो उन्होंने एक पुनर्जागरण जो है स्टार्ट किया था, और जिसको हम बोलते हैं ठाकुर शैली। ठाकुर शैली मतलब बंगाल की शैली भी इसको नाम दिया गया, मतलब बंगाल के जितने भी लोग थे, क्योंकि 1920 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की थी, और इस कला भवन का जो अध्यक्ष माना गया था वो बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर को। और उसके बाद 1922 ईस्वी में नंदलाल बोस वहाँ के अध्यक्ष रहे थे। तो इन्होंने जो है अपनी भारतीय कला को महत्वता दी, और वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, और बाद में उन लोगों को जगह जगह पे, जैसे कि जयपुर हो गया, और उसके बाद जो है जयपुर हो गया, आपका दिल्ली हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे उनको वहाँ पे जो है पेंटिंग करने के लिए भेज दिया गया, मतलब वो वहाँ पे जाके जो है भारतीय कला को वो विकसित कर सकें। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय की बाद की जो कला है, उस समय की जो हमारी जो कला रही है वो जो है सेल्फ स्टाइल, यानी कि वो अपनी जो है एक, मतलब कि वो अपना ही स्टाइल रहा है सभी कलाकारों का, कि सभी
कलाकारों ने जो है अपने अपने स्टाइल को मतलब मतलब या हम यूँ कहें कि उन्होंने भारतीय कला को उन्होंने महत्वता नहीं दी। उन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग जो उनको जैसा चीज़ दिखी उन्होंने वो रूल फॉलो किए। उन्होंने भारतीय कला के जो भी सिद्धांत रही हैं, जो कि हमारी जो है गुफाओं की कला थी, उन्होंने उसको महत्वता ना देते हुए उन्होंने खुद के स्टाइल को, जो उन्होंने जितना जो ग्रहण किया, जितना उन्होंने किसी भी चीज़ से सीखा देखा, उसी चीज़ को उन्होंने अपना एक अलग से उन्होंने अपना जो है स्टाइल मान के पेंटिंग में किया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि वर्तमान में भी बहुत अच्छे जो है कलाकार रहे हैं, जैसे कि इसमें नारायण श्रीधर बेंद्रे, के हेबर और मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल, राम कुमार, KH आरा, सैयद हैरद रज़ा, न्यूटन सूजा, लक्ष्मी पाई, J स्वामीनाथन। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने अपने ही स्टाइल में पेंटिंग का काम शुरू किया, और यही वर्तमान स्टाइल जो हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी जो लोग जो काम करते हैं तो उनका एक अपना ही एक तरीका होता है। वो चाहे जो है 2-3 कलाकारों को मिक्स करके या उनको देख के जो है कुछ एक अपनी ही एक उनकी स्टाइल होता है, अपनी ही उनकी कलम होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है भारत में जो है कला का विकास हुआ कि प्राचीन काल से लेकर इनकी आदि मानव काल से लेकर जो है वो भारत में आज तक की जो कला है वो कैसे कैसे जो पनपी, तो इसी के ऊपर आज हमने विस्तार से बात किया। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि अब मैं आपको जो है सिंपल और आसान तरीके से और एक ही वीडियो में जो है वो पूरा का पूरा जो है इंडिया की हिस्ट्री, आर्ट के बारे में जो विकास हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।